यश जी, मुझे ऐसा लगता है जो एक आम भाषा में राजनीतिक रूप से चंदा पार्टियों को दिया, अमूमन सभी पार्टियों को जाता है, लेकिन इस वक्त पे इतना ज्यादा विरोध आना निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो बहुत ही सराहनीय था। इसलिए था क्योंकि यदि पब्लिक जानना चाहती है या पब्लिक तक जाना चाहिए, क्योंकि देखते ना इलेक्शन टाइम में ये चीजें इतनी ब्रॉड रूप में दिखी हैं, कुछ टाइम से इतनी ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि ये चीज आज की नहीं है तो पहले से, लेकिन आज इसका दायरा ऐसा हो गया है कि सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष यदि भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले भी रहा है, लेकिन जब तक तस्वीरें साफ नहीं होंगी, किसने दिया, कहां से आया, कितने करोड़ आए, किसको कितने मिले, तब तक किसी पर कोई आरोप लगाना क्या सही होगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी पर है, वो भी पलटवार कर रही है, वो कह रही है कि आप लोग कौन सा पीछे रहे इसमें, क्या आप लोगों को कभी कुछ मिला ही नहीं। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया कौन और क्यों लाया। ये हमेशा से बात उठती रही है आम जनता की तरफ से कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए इस बात को भुनाने का बहुत कोशिश करती रही और लगातार मंचों से ये बातें कही गई कि चुनावी पारदर्शिता होनी चाहिए, चंदे की पारदर्शिता होनी चाहिए, किसने किसको दिया, और इसमें काले धन का उपयोग नहीं होना चाहिए, इसको रोकथाम होनी चाहिए। इस बात को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आई, और जिस समय इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के, क्योंकि इसमें बड़ा साफ था कि कौन किसको पैसे दे रहा है इस बात का डिक्लेरेशन नहीं होगा, तो पारदर्शिता कहां बची, ये सवाल लगातार उसी समय से उठ रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जीभ बहुत लचीली होती है, तो इसको उसी लचीलेपन से ये हिला देते हैं, कुछ जो मन में इनके आता है वो बोलते चले जाते हैं, उसका ना कोई आधार होता है ना उसकी कोई सत्यता होती है। हम लगातार देखते हैं बिना योजना के चीज़ों को लागू कर देते हैं, क्रियान्वयन करने की बात करने लगते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, धारा 370 हो, किसान बिल हो, सीए हो, एनआरसी हो, मतलब पहले माहौल ख़राब करेंगे और फिर उस पर राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने की कार्यशैली है, इसका मूल चरित्र है। यहां भी वही हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट बात नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता किस तरीके की बात कर रहे हैं कि फलानी पार्टी को क्या हुआ, ठिकानी पार्टी। अरे जिस भी पार्टी का आप सत्ता में है, सरकार में, संख्या बल आपके पास है, संख्या बल का समय समय पर आप उपयोग और दुरुपयोग सबसे ज़्यादा करते रहे, तो इस बात में आपको उपयोग करने में क्या दिक्कत है कि हाँ भैया हमें इतना पैसा मिला, कांग्रेस पार्टी को इतना मिला, सपा को इतना मिला, इसको मिला, इससे मिला, डिक्लेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अगर हमें गलत चंदा मिला होगा समाजवादी पार्टी के नाते तो जनता के बीच में आएगा, आपको सही चंदा मिला होगा तो जनता के बीच में आएगा। लेकिन ये लगातार जो पैसा बढ़ा है, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, 19 की सरकार बदलने के बाद फिर लगातार जो चंदा बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी का क्यों बढ़ा है, तो सवाल उठता है, ये भ्रष्टाचार दिखता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया जो उसको इतना चंदा मिलने लगा, कौन सा ऐसा काम किया जो चंदा मिलने लगा। अगर जो पैसा डूब रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां नहीं ले पा रही हो, प्रधानमंत्री पीएम रिलीफ फंड में उसको जाना है, तो पीएम रिलीफ फंड में डायरेक्ट ही पैसा ले लीजिए आप। क्या आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य पार्टी को। आपने इस तरह की बंदिशें लगाई तो सार्वजनिक करी थी क्या। जो डोनर है उसको पता है कि 15 दिन में 20 दिन में अगर ये पैसा नहीं ले लिया जाएगा तो पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो मैं अगर एक दानदाता हूं और मैं किसी पार्टी को देश के भले के लिए चंदा दे रहा हूं और मुझे लगता है 15 दिन में ये नहीं भुना पाएगी, तो डायरेक्ट मैं पीएम रिलीफ फंड को दे दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को देना होगा तो भी मैं पीएम रिलीफ फंड को दे दूंगा। सत्ताधारी दल है, उपयोग करना होगा तो देश के भले के लिए पीएम रिलीफ फंड का इस्तेमाल हो सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देके ही क्या देश के भले के लिए होगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी बात नहीं करी। इसी तरीके से इन्होंने आपात में, जब आपात स्थिति थी कोविड काल की, तो इन्होंने एक नया फंड जनरेट कर दिया प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से। जब उसकी बात हुई तो ना उस पर ऑडिट करने की बात आई, ना उस पर पारदर्शिता की बात हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से काम कर रही है लगातार, जब भी काले धन की बात आती है, उस पर पारदर्शिता की बात आती है, तो वो गोलमोल कर देती है। तो इसीलिए सवाल जो सबसे ज्यादा उठ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उठ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन सवालों से भाग रही है, स्पष्ट जवाब नहीं दे पाती। आज कोविड मैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन छोटा मोटा मैंने भी अर्थशास्त्र पढ़ा है और बैंकिंग देखी। हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने देखते हैं बैंकिंग को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बैंकिंग ऐसा एक सेक्टर है कि जब तक ना दायां और बायां, डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ जाता है, तब तक बैंक एम्प्लॉइयों को तो घर नहीं जाने दिया जाता। लगातार उनके ऊपर बोझ बढ़ रहा है क्योंकि एम्प्लॉइज कम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा हिसाब किताब नहीं रखा गया। आज सुप्रीम कोर्ट को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा
समय देना पड़ रहा है और लेखा जोखा नहीं है एसबीआई के पास। आखिर किसने ये लेखा जोखा बताने से रोकने का काम किया या लेखा जोखा होने नहीं दिया? क्या जांच एजेंसियां कर रही थी जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करती हैं? क्या वित्त मंत्री कर रहे थे? क्या वित्त मंत्री इसमें भी यही जवाब देंगे कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, इसीलिए सब्जियों के दाम बढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते? कल को हो सकता है वो ये कह दें मैं चंदा नहीं लेती, इसीलिए चंदे से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो गैर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और मंत्री कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है नैतिकता की जिम्मेदारी तो कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी की। इस लगभग 10 साल के कार्यकाल में हमने नैतिकता के आधार पर किसी का ना इस्तीफा देखा, ना किसी को मंत्री पद से हटाते हुए देखा, ना सांसद के पद से हटाते हुए देखा। यहां तो केवल अपने आप को सही साबित करने का और दूसरे को कैसे बदनाम करना ये काम करता है। लेकिन जो उदाहरण पेश करना चाहिए था चुनी हुई सरकार को कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांगे, स्वीकार करें, लेकिन ना इन्होंने नोटबंदी में मानी, ना इन्होंने किसान आंदोलन पे मांगी, ना धारा 370 में जिस तरीके से उन्होंने झूठ परोसा है। पूरा लद्दाख बंद है और लद्दाख में स्थिति ये बन गई, जो पर्यावरणविद हैं जो हड़ताल पे है, भूख हड़ताल लगाए बैठे हैं पिछले 6 दिन से, वो ये तक बात कह रहे हैं कि आज हमारे भारतीय सैनिक जो अग्निवीर योजना ये लेकर के आए, उस अग्निवीर योजना के कारण चीनी सैनिक बनने को तैयार है, लेकिन वो भारतीय सैनिक बनना नहीं चाह रहा है, जिसमें गोरखा रेजिमेंट के लोग, गोरखा ज़्यादा लोग हैं जो गोरखा रेजिमेंट में जाते थे। सिख लोगों को जिस तरीके किसान आंदोलन में बदनाम करने का काम किया, वो सिख रेजिमेंट के जो लोग हैं वो भी निराशा के माहौल में। तो हमारी पूरी सेना जो है, जो देश की रक्षा करती है, वो निराशा के माहौल में है। और ये बॉन्ड की बात भी जिस तरीके से आई है, निराशा का माहौल दिखाता है कि हम जिस सरकार को चुनते हैं, जिस सरकार पर विश्वास रखते हैं, प्रधानमंत्री की भाषा जो भाषण होता है उस पर देश को बहुत भरोसा होता था, और यह भरोसा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा है। कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का कि जो चाइना से फंडिंग आ रहा है, अरब कंट्री से फंड आ रहा है, तो वो देश में कितने व्यापारियों से ले रहे होंगे। आज इनकी समस्या ये नहीं है कि बीजेपी पे, इनकी समस्या ये है कि आज इनका हमने जो कुछ इन्होंने अभी तक खाया था उसको हम हलक में हाथ डाल के निकाल रहे हैं, तो दर्द वो हो रहा है। इसी तरह से आपने देखा कि अभी नॉन स्टॉप समाजवादी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि या ये भूल गए इतर वाले के यहाँ जिसके पास टूटा स्कूटर था, 200 करोड़ उसके घर में इनके पैसे निकले थे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल यहाँ पर 187 बॉन्ड का आया। मैंने या किसी ने भी ये नहीं कहा कि बीजेपी ने नहीं लिया या कांग्रेस ने नहीं लिया, चंदा तो सबको मिला। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, चंदा सबको मिला है, हर राजनीतिक दल को मिला है। सवाल वो नहीं, आपने इनको टोका नहीं है। नॉन स्टॉप 10 मिनट बोले और मैं बोलने लगा, बीच में आप टोकने लगे। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का। ये डिबेट का तरीका नहीं, के नाम से बनाया है आपने, ये डिबेट का तरीका नहीं। उसका सरकार पे कोई नियंत्रण नहीं है, आप लोगों की जेब में जा रहा है पैसा, बोले भी नहीं, और प्रधानमंत्री के नाम से बना के बैठे हो आप कह रहे हो पार्टी के व्यापारी को, वो समाजवादी पार्टी का व्यापारी था नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था। आपको यही नहीं पता अभी तक। आप दूसरी पार्टी, ठीक है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलिए। देखिए महत्वपूर्ण विषय है। केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो फटे हाल थे, आज 9 लाख के पर्दे लगवा रहे हैं। कहां से आया पैसा? मोदी जी। 15 लाख का। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए एक दूसरे पर। बात क्या हो रही है, बात कहां चली जा रही है? कौन क्या करता था ये विषय नहीं है ना, इस पैसे से बन गया क्या? ये एक इससे उत्तर की बात करिए। जो सवाल है, जिस लाइन पे जा रहे हैं उस पर बात करिए ना। ये डिबेट कराने का तरीका नहीं है, ये डिबेट कराने का तरीका नहीं है। जब ये नॉन स्टॉप नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात ये कौन तय करेगा डिबेट कराने का क्या तरीका है? मैंने सीधा सा सवाल लिया, उस पर जवाब नहीं आ रहा है। मैंने रोका है यश जी को। जवाब आपको नहीं आ रहा है। आप बोलो कि हमने एक तरफा डिबेट कराना है, वो तरीका अलग है। कि जब ये बोल रहे हैं आपने टोका नहीं, हम बोलने लगे तो आप टोकने लगे। मैंने यश जी को टोका है, और मुझ पे सवाल मत करिए। यहाँ यदि मैं खड़ी हूँ तो पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी हूँ। जो सवाल मेरे पास है उसके जवाब भी मैंने दिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मैंने उनको इंटरप्ट किया है कि यश जी रुकिए। मैं ऐसी डिबेटरों में नहीं बैठता हूँ जो पहले से ही सेट कर ली हो। एक तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, ऊपर से आप गलत बात कर रहे हैं। वैसे भी क्या करेंगे? चलिए ठीक है, बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, प्लीज एक मिनट। अनुमा जी कुछ कह रही है, बोलने दीजिए। आपको भागने का रास्ता मिल गया। ठीक है, ठीक है। यश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मैंने जो सवाल किया था, और अनुमा जी आऊंगी एक मिनट। अश्वनी जी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो उस पर बेहतर जवाब देते हैं। अब उनको बुरा ये लग रहा है कि हम सेना की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी तो सेना के नाम पे वोट मांगते हैं।
तो शर्म अगर किसी को आनी चाहिए और शहादत पे वोट मांगते हैं तो उनको आनी चाहिए। हम लोग तो बहुत छोटे प्यादे हैं प्रधानमंत्री पद के सामने। जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती, मैंने पहले ही बोला था कि जो बात प्रधानमंत्री जी बोलते हैं देश के, उसको बड़ी गंभीरता से लेता है देश, और इस गंभीरता को निचले स्तर पर अगर कोई ले गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले गए हैं। तो आज अगर आलोचना हो रही तो इसीलिए हो रही कि उस पद की गरिमा को निचले स्तर पर वही ले गए हैं। जो बातें उन्होंने कही नोटबंदी के समय, जो बातें उन्होंने कही किसान आंदोलन के समय, जो बातें उन्होंने कही सीए, एनआरसी और अन्य चीजों के समय, धारा 370 को लेकर के, तो आज वो बाउंस बैक हो रही हैं। जो मैंने जो शुरुआत में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया था वो पारदर्शिता के लिए लाया था, तो कहां बची पारदर्शिता? किसको चंदा मिला, कहां काला धन है, कहां नीला धन है, कहां पीला धन है, कहां सफाई हो पा रही है? तो सवाल तो उस पर उठता है। दूसरी बात, बैंकिंग सेक्टर से मैंने जानना चाहिए थी। मैंने जो छोटा सा उदाहरण दिया था कि मैं बहुत कोई बैंकिंग का जानकार नहीं हूं, लेकिन छोटी बहुत आश्वास जानता हूं। डेबिट क्रेडिट के लिए जो बैंकिंग सेक्टर के लोगों को दबाव बना के काम कराया जा रहा है, क्यों अभी तक आंकड़े बैंक के पास कम से कम क्यों नहीं थे सुरक्षित? कौन रोक रहा है? क्या बैंक के पास कोई अपने होमवर्क नहीं था? सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, तब वो ये सारे आंकड़े बनाए जाते? घोषित करते नहीं करते, लेकिन हिसाब किताब तो बैंक को ही रखना था। अगर आज एसबीआई बदनाम हो रही है तो अपने कार्यक्रमों के कारण हो रही है, अपने काम करने के तरीके पे हो रही है। और बदनाम कर रहा है तो कोई, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, भारत सरकार कर रही है। एसबीआई की छवि भारत सरकार से अलग नहीं है, और अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसकी छाप अलग नहीं जा पाएगी। ठीक है, समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया यश जी। अश्विनी जी से जरूर इस बैंकिंग वाले में बात ले लें। एसबीआई ने अभी तक अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा, वो बेहतर बता पाएंगे। वो रखेंगे, और मुझे लगता है वो इसलिए भी अभी उनका जवाब नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय हो गया है, और मुझे लगता है 15 तारीख तक इंतजार कीजिए, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।